चलो देखो, इधर का पार्ट है जो रफ सरफेस, ये एक चैन है जिसका मास m है और लेंथ l है, और रखा हुआ है एक फ्रिक्शन वाले सरफेस पर, रुखड़ा सरफेस पर, जबकि इस तरफ पूरा का पूरा सरफेस स्मूथ है। इस तरफ का सरफेस क्या है? रफ है, और इस तरफ का सरफेस क्या है? स्मूथ। कोई इसको धीरे धीरे चैन को इधर मूव करा रहा है और चाहता है कि कंप्लीटली इस चैन को रफ सरफेस से कहां लेके चल जाएं? स्मूथ सरफेस पर। तो बताओ कि इस प्रोसेस में फ्रिक्शन ने कितना काम किया। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ड्यूरिंग chain completely move from rough surface to a smooth surface। जब ये चैन पूरा का पूरा रफ सरफेस से कहां जाएगा? स्मूथ सरफेस पर। तो इसको खींच रहा होगा जो भी कर रहा है, उस दौरान बताना है कि फ्रिक्शन ने कितना काम किया। जिससे कि आप समझें कि मान लिया जाए चैन है, और ये पूरा का पूरा रफ सरफेस पर रखा हुआ है चैन, और इधर का सरफेस पूरा का पूरा स्मूथ है, इधर तो फ्रिक्शन है भाई। तो चैन का जो सबसे आगे वाला पार्ट होगा वो तो बहुत कम एकदम फ्रिक्शन के कारण रगड़ खाएगा और तुरंत चला जाएगा स्मूथ सरफेस पर। लेकिन उसके जस्ट पीछे वाला जो लिंक है वो थोड़ा ज्यादा रगड़ खाएगा, उसके पीछे वाला थोड़ा और ज्यादा, उसके पीछे वाला थोड़ा और ज्यादा। सबसे पीछे वाला जो पोर्शन है बहुत देर तक रगड़ खाएगा सरफेस से, और फ्रिक्शन उस पर काम करता रहेगा। तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो ज्यादा देर तक वर्क करेगा, क्योंकि इसको यहां से यहां तक जाना है, ठीक है नहीं? तो अगर हम ऐसा मान लें कि जो चैन है इन्फिनाइट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, ये जो चैन है इन्फिनाइट पार्टिकल से मिलकर बने हैं, तो हर एक पार्टिकल अलग अलग वर्क डन करेगा, सही है नहीं? या फिर ऐसा मान लो कि चैन जैसे जो बना हुआ है इसको हम लोग लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक। हाँ, गांव में बोलता कड़ी, एक कड़ी टूट गया, ठीक है नहीं? तो मान लो कि एकदम बहुत छोटा छोटा इसमें कड़ी है जिसको हम लोग कड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक। तो इसमें इन्फिनाइट लिंक है, ऐसा मानिए आप। इन्फिनाइट लिंक तो हम दर्शाए नहीं, क्योंकि लिंक बड़ा बड़ा, हम जो दर्शाए लिंक तो बड़ा बड़ा है। आप मान लो बहुत छोटा छोटा लिंक है, एकदम जो कड़ी है बहुत छोटा छोटा है, और तो हर एक कड़ी अलग अलग चलेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो कड़ी यहां से कितना दूरी पर है? x दूरी पर, और एक छोटा सा लिंक जिसकी लंबाई कितनी है? dx। मान लो कि हर एक इसमें जो कड़ी है लिंक है dx लंबाई का, बहुत छोटा छोटा लंबाई का। तो dx लंबाई का जो लिंक होगा छोटा सा, इसका मास कितना होगा? बोले m/l dx। कैसे पता चला इसका मास कि m/l dx है? बोले l लंबाई का मास m है, तो एक लंबाई का मास m/l होगा, तो dx लंबाई का मास m/l इंटू dx होगा। तब तो हम समझ गए कि अगर m/l इंटू dx इसका मास है, तो यहाँ पर नॉर्मल काम करता होगा m/l dx इंटू g। और ई वाला लिंक को यहां से यहां तक जाने में वर्क डन करना पड़ता होगा माइनस म्यू
एम की जगह एम बटा एल इंटू डी एक्स माइनस म्यू एम जी एल की जगह एक्स, एल की जगह एक्स, क्योंकि जिसको हम पेंट करके रखें, जिस लिंक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एक्स डिस्टेंस, तो माइनस म्यू एम जी एल, क्योंकि इसको जाना यहां से यहां तक। ये जो वर्क डन हुआ तो सिर्फ इस लिंक के द्वारा ना, ऐसे तो बहुत सारा लिंक है, सब वर्क डन कर रहा होगा, इसलिए कुल वर्क डन निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे x बराबर 0 से x बराबर l तक, क्योंकि l लंबाई का लिंक है, चैन है। आंसर आ गया माइनस म्यू एम जी बटा एल एक्स का पावर 1 का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 2/2 0 से l तक बराबर माइनस म्यू एम जी बाई एल एल स्क्वायर बाई 2 l से l कैंसिल माइनस म्यू एम जी एल बाई 2। ये हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। जब इस पूरा चैन को कंप्लीटली रफ सरफेस से कहां लेके जाएंगे, स्मूथ सरफेस पर, इस दौरान फ्रिक्शन इतना काम किया हो। ये सब जो सवाल है सब सिंगल ब्लॉक का है, ये जो सवाल है डबल ब्लॉक का है। ऊपर है 5 किलोग्राम, नीचे है 10 किलोग्राम। हाँ, ये सब सवाल वर्क पावर एनर्जी से ज्यादा समझो कि फ्रिक्शन में है कि नहीं। जिसमें हम फ्रिक्शन सॉल्व करते हैं तो कहते हैं डबल ब्लॉक का सवाल, कि नीचे फोर्स लगा, ऊपर फोर्स लगा, कभी दोनों पर लगा, इस तरह का सवाल हम सॉल्व किए थे ट्रिपल ब्लॉक तक। तो वास्तव में सवाल मैंने वर्क पावर एनर्जी से ज्यादा है कि हमको फ्रिक्शन में ज्यादा घुमाएगा इधर से उधर। तो 5 किलोग्राम का ही ब्लॉक है, 10 किलोग्राम का ही ब्लॉक है, 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम के बीच में सरफेस रफ है ऐसा बताया गया है 0.8। हम चाहें तो नाम दे दें ए और बी, नहीं तो बोलेंगे कि 5 किलो और 10 किलो, ऐसे बोल रहे हैं कि ए और बी, ए मतलब 10 किलो वाला, बी मतलब 5 किलो। तो सवाल है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नंबर 1 में फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, तो ए पर भी तो फ्रिक्शन काम करता होगा और बी पर भी काम करता होगा। तो ए पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कितना काम किया, बी पर जो काम कर रहा है वो कितना काम किया, और फ्रिक्शन फोर्स ए का फ्रिक्शन फोर्स बी का, दोनों के जोड़ के बताओ कि कितना काम किया। क्योंकि एक सवाल फ्रिक्शन का है इसलिए हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो फिर ग्रेविटेशन है, नॉर्मल है, फिर 60 न्यूटन का और फोर्स है, सही कि नहीं। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन ए पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और किस पर, बी पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स और किस पर, दोनों मिला के अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन ने कुल टोटल कितना काम किया है नेट। सबसे पहली बात तो हम पहले फ्रिक्शन को सॉल्व करेंगे, वर्क का काम तो बाद में होगा, पहले तो पता चले कि फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है, किधर काम कर रहा है, और बड़ी चला तो कितना दूर चला, तब ना फिर एफएस cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग लगाना शुरू करें। तो हम पहले इसको फ्रिक्शन की तरफ से सॉल्व करना चाहते हैं जैसे हम फ्रिक्शन में सॉल्व करते थे। फ्रिक्शन में क्या सॉल्व करते हैं ध्यान से समझिए। पहले हम यह मान लेते हैं कि बड़ी क्या चलेगा, साथ साथ। फ्रिक्शन का अगर थोड़ा बहुत याद होगा, हम लोग ऐसा मान लेते थे कि ब्लॉक क्या चलेगा, साथ साथ चलेगा और साथ साथ। तो हम लोग पहले इसमें चेक करेंगे कि पहले कि चल रहा है तो कितना से चल रहा है, कितना चलेगा, ये सब। अच्छा, वर्क डन वाई तो लिखा गया है, लेकिन हम ये लिखे नहीं कि यहाँ पर कितना देरी में। मान लो कि इन 2 सेकेंड, इन 2 सेकेंड में फ्रिक्शन फोर्स जो ए पर लग रहा है, बी पर लग रहा है, चाहे दोनों मिलाकर कितना काम किया, इस सवाल को। तो पहले हम लोग क्या चेक करते थे कि पहले साथ साथ चलाते थे पहले ब्लॉक को। अगर ये ब्लॉक साथ साथ चलेंगे तो ये तो 15 किलोग्राम का ब्लॉक बन के चलेगा ही, और 60 न्यूटन फोर्स से ही चलेगा, और यहाँ कोई फ्रिक्शन काम कर नहीं रहा है, तो सरफेस स्मूथ है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका एक्सीलरेशन होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100/15। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा, ये मेरा अनुमान है। अगर ही साथ साथ चलेगा
तभी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के ब्लॉक के बीच में इतना फ्रिक्शन पर्याप्त लग रहा है ताकि साथ साथ चलने में मदद करे। तो पहले ई निकालो कि अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर साथ साथ चलना चाहता है या चलेगा तो कितना फ्रिक्शन फोर्स का रिक्वायरमेंट है 5 और 10 के बीच में, माने 5 और 10 के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए ताकि ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चले, है कि नहीं। अगर ये साथ साथ चलेगा तो कितना चलेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चलेगा, उससे ज्यादा तो चल सकता ही नहीं है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलने के लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स 5 और 10 के बीच में होना चाहिए, ये देखते हैं पहले। तो देखो भाई 10 किलोग्राम बला पर तुम जैसे ही फोर्स लगाया यहाँ 60 न्यूटन, तो इसका तो इस सरफेस पर रगड़ खाएगा नहीं क्योंकि यहाँ स्मूथ है, यहाँ रगड़ खाएगा तो यहाँ फ्रिक्शन लगता होगा नहीं। जब फ्रिक्शन इस पर यहाँ लगता होगा तो 5 किलोग्राम बला पर फ्रिक्शन आगे लगता होगा, सही कि नहीं। जब ए पर फ्रिक्शन पीछे लगता होगा तो इस बी पर फ्रिक्शन आगे लगता होगा। अब बताओ कि अगर इसको चलना है कितना से, 4 से, तो ऐसे लिखो कि 60 माइनस फ्रिक्शन, 60 माइनस फ्रिक्शन बराबर 10 गुने 4। इस तरह से आप देखें तो फ्रिक्शन का मान आ जाएगा 60 माइनस 40 बराबर 20। नहीं, या तो आप यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, अगर इसको 4 से चलना है तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर 5 गुने 4, यहां से भी आ जाएगा 20। दोनों में किसी को सोल्व करो, है कि नहीं। अगर 4 से चलना है 7 7 तो ये भी चल रहा है 4 से, ये भी चल रहा है 7 गुने 4 से। इसका मतलब 4 से चलने के लिए दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स का मान 20 होना चाहिए। कम से कम 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स ए और बी के बीच में काम करेगा, तभी साथ साथ चलने में सपोर्ट करेगा। अब देखते हैं कि 20 न्यूटन यहाँ पर है या नहीं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है म्यू एन, वो तो 40 न्यूटन तक काम कर रहा है। कहां तक बर्दाश्त करेगा, 40 तक, मतलब 60 क्या, अभी और ज्यादा भी बल लगाएंगे तो भी साथ साथ चलने में सपोर्ट करेगा भैया, है कि नहीं। अगर 60 के बजाय थोड़ा 65 70 जो भी, अभी और आगे हम फोर्स यहाँ पर बढ़ा सकते हैं तो भी और ही साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा, सही कि नहीं, ये हम बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात तो ठीक है कि फ्रिक्शन चूंकि 20 न्यूटन है, और हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि 20 न्यूटन का मान तो 40 न्यूटन से कम है ना, जितना चाहिए वो तो 20 है, और लग रहा है कितना कि 40 तक सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ 40 लग रहा है, जो बोलेंगे नहीं, लग तो रहा है 20 ही, है कि नहीं। साथ साथ चलने के लिए कितना चाहिए 20, यहाँ 40 लग रहा है, लग रहा है जो 40 नहीं 40 तक ही बर्दाश्त करेगा। मैंने 60 के बजाय यहाँ अगर हम लगा दें, मान लिया जाए कि 96 न्यूटन या 90 न्यूटन, कई न्यूटन, तो 15 छक 90, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का देता है एक्सेलरेशन ही, अच्छे 5 30 यहाँ काम करना है तो 40 है, मैंने 90 से भी और पार तक ही फोर्स बर्दाश्त कर लेगा, तभी साथ साथ चलेगा। कितना भयानक फ्रिक्शन यहाँ पर है 0.8। खैर ये बात का पता चल चुका है कि चूंकि 20 न्यूटन हमें यहाँ पर फ्रिक्शन चाहिए साथ साथ चलने के लिए, वहां पर अवेलेबल कितना है 40 तक अवेलेबल, 40 लग नहीं रहा है, लेकिन अगर और बढ़ाया जाए यहाँ पर फोर्स का मान तो और ही बर्दाश्त करने को भी तैयार है, 20 से ज्यादा भी बर्दाश्त कर रहे, 40 तक बर्दाश्त करेगा। लेकिन ये बात पता चल गया चूंकि 20 न्यूटन 40 न्यूटन से क्या है कम, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे ऐसे करके पास, समझने के लिए बच्चा लोग कि चलो भाई जो चेक हो गया कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के बीच में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है उस काबिल है ताकि साथ साथ चलने में मदद करे। अब तो क्या जब पास हो ही गया, मैंने हम समझ रहे हैं कि साथ साथ ही चलवे करेगा, और चलेगा तो कितना चलेगा 4 से। जब चेक हो गया कि साथ साथ चलने के लिए तैयार है, और हम निकाल रहे किए हैं कि अगर 7 से कितना चलेगा 4 से, अब ये निकाल लो कि 2 सेकंड में कितना चलेगा, तो 2 सेकंड में चलेगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर 8। अब अपना काम करते चलेंगे हम लोग। पहला सवाल का आंसर ढूंढते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ए पर लगने वाला फोर्स ही ना है, नहीं कितना लग रहा है पीछे 20 ना, और ये चले कितना ही 8, तो 20 8 cos 180 बराबर -160 जूल। नहीं हुआ,
दूसरा सवाल का आंसर ढूंढिए बी। बी पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? BC। यहाँ BC यहाँ भी तो 20 और cos 0 बराबर प्लस 160, ठीक है। तो तीसरा का आंसर साफ दिख रहा है कि आंसर आएगा 0। नहीं रुक जाओ, देखो सही कि नहीं, कितना आंसर 0। ये बात तुम समझ लो, जब किसी एक ब्लॉक पर दूसरा ब्लॉक चल रहा हो और उसके बीच जो फ्रिक्शन काम करे, पूछे कि उस फ्रिक्शन के द्वारा कुल कितना वर्क हो, कुल वर्क पूछे, तो एक मोटा मोटी आंसर इसका ये होता है कि माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो भाई, अभी चूंकि दोनों क्या चल रहा है, साथ साथ, इसका मतलब दोनों चला होगा उतने ही डिस्टेंस, इसमें कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि एक ब्लॉक दूसरा ब्लॉक की तुलना में कितना ज्यादा चला, ठीक है। हम भी चल रहे हैं 10 के स्पीड से, आप भी चल रहे हैं 10 के स्पीड से, तो बोलते हैं ना कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। हम चल रहे हैं 10 से, आप चल रहे हैं 20 से, तो बोलते हैं ना कि आपका हमारा और आपका बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 10 है, आप हमसे 10 ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। हम नेट के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं हम, इसके बारे में नहीं बता रहे हैं हम। अगर निकालना हो कि बर्डन बाई नेट फ्रिक्शन फोर्स, तो ये समझिए कि उस दोनों सरफेस के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कौन वाला? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस, इस बात का अर्थ ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप किसी ग्राउंड पर आप किसी ब्लॉक को चलाते हैं, तो फ्रिक्शन तो ब्लॉक पर भी काम करता होगा और ग्राउंड पर भी काम करता होगा, ग्राउंड पर आगे और ब्लॉक पर पीछे। तो हम अगर पूछे कि नेट कितना वर्क डन हुआ भाई, इस पूरे फ्रिक्शन के चलते कितना वर्क डन हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि माइनस फ्रिक्शन फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, कौन वाला? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब ग्राउंड तो चलने वाला है नहीं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वस्तु कितना दूर चलता था? L। इस यहाँ पर क्या लिखाता था? L। आप फ्रिक्शन का मान μmg और यहाँ होता था L, सही कि नहीं? क्योंकि सिंगल ब्लॉक के सवाल में ब्लॉक चलता है ग्राउंड पर, और ग्राउंड तो मूव करता नहीं, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो L चला है वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बराबर L, ये वास्तव में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर E वाला B इस A की तुलना में थोड़ा ज्यादा चलता, तो जितना ज्यादा चलता B, वो वाला यहाँ पर लिखते रिलेटिव डिस। अब एक सवाल ऐसा भी करवाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि B चलेगा A की तुलना में थोड़ा ज्यादा, तो अब जब नेट वर्क डन निकालेंगे A और B के बीच लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका नेट वर्क डन, टोटल फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, तो दोनों सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स लिख लीजिएगा और वहां पर रिलेटिव डिस, और लगाना है कौन साइन? माइनस साइन। माइनस और दोनों सरफेस के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है नहीं? क्योंकि यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? L। यहाँ कितना है? 0। दोनों साथ ही साथ चल रहा है, तो कौन सी का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भाई? देखो ज्यादा चलता है, तो कहते हैं कि इसमें हो रहा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है, तब वहां पर वो मान रखते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला, सही कि नहीं? तो नेट फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया बर्डन का मान कितना है? 0 है नेट टोटल। और अगर हम 60 न्यूटन का निकालना चाहें तो फिर 60 गुने 8 करेंगे, नहीं, इस 60 न्यूटन ने कितना काम किया, तो 60 गुने 8, 8 छक 48, 480 जूल। 480 जूल कहां जाएगा? इसे काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। पिछले बार तो करते आ ही रहे सब बात, आप देख सकते हैं 480 जूल हुआ कि नहीं? तो मोटा मोटा समझते जाओ, 60 न्यूटन। अच्छा सुनो, पहले टोटल फ्रिक्शन ने कितना काम किया? 0। ग्रेविटेशन कितना काम करेगा? 0। mg नीचे और जा रहा आगे। नॉर्मल कितना काम करेगा? 0। तो जो करेगा जो 60 करेगा, तो 60 गुने 8 बराबर 480 जूल। 400, इसका मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ा होगा? 480 जूल। आप देख सकते हैं 480 जूल सच में बढ़ा है, दो करके दिखाते हैं यहाँ पर। कई सेकंड के बाद कितना स्टेशन से? 4। क्या हो गया होगा वेलोसिटी? u प्लस at, 8 का स्पीड हो गया होगा। इसका मतलब पूरा जो है 10 और 5 दोनों जा रहा है कितना से? 8 से। तो लिख लो हाफ m v स्क्वायर, 80 64 बटा 2 32 गुना
15 320 और 32 गुने 5 बराबर 480। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद दोनों में वेलोसिटी आ गया होगा 8 मीटर पर सेकेंड और दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ के देखो आ जाएगा 480 जूल। है कि नहीं? मैंने पूरा फोर्स ने मिलकर कितना काम किया था? 480 जूल। पूरा फोर्स क्या काम करेगा? फ्रिक्शन काम नहीं किया कुल मिलाकर के, ये काम किया, लेकिन टोटल देखो तो इन्होंने काम किया, कुल फ्रिक्शन ने मिलकर कोई काम नहीं किया। और अगर पूरा बॉडी को एक होल बॉडी मानो तो इसके बीच जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है वो तो इंटरनल फोर्स में गिनती आ जाएगी। तो जो भी फोर्स इस पर काम कर रहा है कुल का आंसर कितना है? 480 जूल। और हम देख भी रहे कि 2 सेकंड के बाद पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 480 जूल। ठीक है, एक क्वेश्चन ढंग का भी करा देते हैं जिसमें ऊपर वाला ब्लॉक क्या चलेगा? ज्यादा और नीचे वाला ब्लॉक चलेगा कम, तो पता चलेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम बर्डन बाई नेट फ्रिक्शन के बारे में लिखेंगे माइनस और उसके भी लगने वाला फ्रिक्शन इनटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। उसमें आंसर आएगा कुछ ना कुछ। अभी क्या था? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मान 0।